सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोग देख रहे थे कि एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि मिडवाइफरी का पार्ट है और ये एनएम सेकेंड ईयर का पार्ट है। तो हम लोग एक एक टॉपिक को देख रहे थे। पहले हमने देखा हाइपरेमेसिस ग्रेविडम। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो गर्भ समय से पूर्व जो झिल्लियाँ फट जाती हैं वो उनका क्या कारण होता है, किस वजह से फटती हैं, उनको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, बहुत शॉर्ट वे में नोट्स हैं, तो आप लोग अगर इस नोट्स को बनाते हैं तो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। शॉर्ट वे में ही मैं आप लोगों को समझाऊंगी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है ये समय से पूर्व झिल्लियों का फटना, जिसको हम प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहते हैं। ये कब होता है? ये प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। तो गर्भावस्था के दौरान गर्भाशयी झिल्लियों का 28 सप्ताह की अवधि के पश्चात, परंतु प्रसव प्रक्रिया जो होती है प्रारंभ होने के पूर्व फट जाने को ही क्या कहते हैं? समय से पूर्व झिल्लियों का फटना कहते हैं। मतलब जब कोई भी महिला जो होती है वो प्रेग्नेंट रहती है और उसकी जो प्रेगनेंसी है वो 28 सप्ताह की हो गई रहती है। ठीक है, 28 सप्ताह की हो गई है मतलब 28 सप्ताह के बाद, परंतु प्रसव प्रक्रिया मतलब जो लेबर की प्रक्रिया है, बच्चे की डिलीवरी होने की प्रक्रिया है, उसके पहले क्या होता है? फट जाता है। तो उसको ही हम क्या कहते हैं? प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। वैसे सामान्यतः देखें तो जो मेम्ब्रेन होती है वो कब फटती है? जब बच्चे की डिलीवरी होती है, जब प्रसव प्रक्रिया स्टार्ट होती है, तब वो जो मेम्ब्रेन्स होती है वो फटती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चे की डिलीवरी होने के पहले ही जो प्रसव प्रक्रिया है उसकी स्टार्ट होने से पहले ही, लेकिन 28 सप्ताह के बाद जब ये जो मेम्ब्रेन्स होती है फट जाती है, तो उसी को हम कहते हैं कि समय से पूर्व झिल्लियाँ फट गई हैं। अब इसके कारण को जान लेते हैं कि क्यों ऐसा होता है। इसको शॉर्ट वे में हम क्या कहते हैं? शॉर्ट वे में अगर कोई कहे तो कभी कभी शॉर्ट वे में भी आ जाता है कि PROM क्या होता है। तो इसको आपको पता होना चाहिए कि इसको शॉर्ट वे में PROM कहते हैं। कभी कभी PROM का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो इसमें आपको लिखना है प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ये दो तरीके का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? ये दो प्रकार का होता है। कौन सा है? एक प्री टर्म PROM और एक दूसरा जो होता है वो टर्म PROM। तो प्री टर्म PROM क्या होता है उसकी बात करते हैं। देखिए, जो प्री टर्म PROM होता है, जब गर्भाशयी झिल्लियाँ जो होती हैं वो गर्भावस्था के 37 सप्ताह की अवधि से पहले ही फट जाती हैं, तो यह स्थिति प्री टर्म PROM कहलाती है। देखिए, जब 37 सप्ताह की जो प्रेगनेंसी है वो हुई, एक नॉर्मल प्रेगनेंसी जब हम माने तो 37 वीक के बाद बेबी की डिलीवरी होती है 38 वीक में। ठीक है, 38 वीक में क्या होती है कि बेबी की डिलीवरी होती है, तो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी मानी जाती है। इसमें क्या होता है, तो उसी दौरान 38 वीक के बाद जब बेबी की डिलीवरी होती है तो उसी टाइम पे क्या होता है कि उसी टाइम पे मेम्ब्रेन फटता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि प्रीटर्म PROM जो पहला टाइप्स है, इसमें 37 सप्ताह के पहले ही झिल्लियाँ फट जाती हैं, लेकिन इसमें 28 सप्ताह के पहले नहीं फटेंगी। ठीक है, 28 सप्ताह के बाद और 37 सप्ताह के पहले, इन इसके बीच में 28 से 37 के बीच में जब झिल्लियाँ जो होती हैं वो फट जाती हैं, तो उसको हम प्रीटर्म PROM के नाम से जानते हैं। टर्म PROM क्या होता है? तो देखिए, टर्म जो PROM है, जब झिल्लियाँ जो होती हैं वो गर्भावस्था के 37 सप्ताह की अवधि के बाद, परंतु प्रसव प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व ही फट जाती हैं, तो यह स्थिति टर्म PROM कहलाता है। इसमें क्या होता है, ये जो टर्म की स्थिति होती है ये थोड़ा प्री टर्म से तब भी ठीक ठाक माना जाता है, क्योंकि जो प्री टर्म वाला रहता है उसमें जब झिल्लियाँ फट जाती हैं तो बेबी जो होता है वो मेच्योर उतना नहीं हुआ रहता है, तो इसलिए वो कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल होती है। लेकिन जो टर्म रहता है, टर्म PROM, इसमें क्या होता है कि बच्चा तब भी लगभग क्या होता है कि डेवलप हो गया रहता है। तो इसको हम क्या करते हैं कि ऑपरेशन वगैरह करवा देते हैं सिजेरियन सेक्शन के थ्रू, क्योंकि बच्चा एक ही वीक और रह जाता है तो बच्चे का मेच्योरिटी बच्चे में आ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जन्म से पहले, लेकिन प्रसव प्रक्रिया जो होती है वो स्टार्ट होने से पहले, लेकिन 37 वीक के बाद जब होता है ये जो मेम्ब्रेन होती है वो फटने लगती है, तो उसको हम टर्म PROM कहते हैं। कॉजेज़ क्या होता है? कॉजेज इसके मतलब कारण क्या होता है? तो झिल्लियों की जो तन्यता होती है वो जब कम हो जाती है तो उसकी वजह से भी होता है। मल्टीपल प्रेगनेंसी, बहुगर्भावस्था की स्थिति में भी ऐसा देखा जाता है। या फिर हाइड्रोमिनाज क्या मतलब होता है कि जो
द्रव होता है जो अंदर ओलिगो जिसमें ये बच्चा तैरता रहता है, तो जब वो बहुत ज़्यादा उसमें लिक्विड हो जाता है तो भी स्थिति देखी जाती है कि जो मेम्ब्रेन होती है वो फट जाती है। इसके रिस्क फैक्टर की बात करें तो रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स का मतलब क्या होता है जानते हैं कि BMI रेट, जिसमें हाइट और वेट जो होती है वो निकाली जाती है। तो बॉडी मास इंडेक्स का कम होना, जैसे कि हाइट के अकॉर्डिंग वेट ना होना, या फिर वेट के अकॉर्डिंग इसमें देखा जाता है कि, या फिर हाइट के अकॉर्डिंग वेट देखा जाता है, तो बहुत ज़्यादा वेट होना या बहुत कम वेट होना, तो उसकी वजह से भी ये देखा जाता है। अंतःगर्भाशयी संक्रमण, मतलब यूट्रस में किसी भी प्रकार का जब इन्फेक्शन होता है तो भी ये चीज़ें देखी जाती हैं। या फिर महिला क्या कर रही है? धूम्रपान कर रही है। इसी वजह से कहा जाता है कि जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट हो तो उसको स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब का सेवन नहीं करना चाहिए। और क्या हो गया? PROM का मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट की बात करें तो यदि गर्भवती महिला में PROM की संभावना है तो उसे अच्छे उपकरणों से सुसज्जित अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए। देखिए, अगर ऐसा देखा जा रहा है, ऐसे कंडीशन जब आप लोग करवाएंगे अल्ट्रासाउंड, तो उसमें पता चल जाता है कि ऐसी स्थिति बनने वाली है या फिर ऐसी स्थिति बन रही है, तो उसमें क्या करना चाहिए कि किसी अच्छे हॉस्पिटल में आपको एडमिट कराना चाहिए। मैंने पहले ही बताया आपको, जब भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो तो उसके लिए एक स्पेशलिस्ट जो होती हैं, गायनकोलॉजिस्ट जो होती हैं, उनके पास करवाना चाहिए डिलीवरी। किसी भी ऐसे गांव में दाई से हो गया या फिर ऐसे हॉस्पिटल में जैसे सब सेंटर पे हो गया, PSC पे हो गया, यहाँ सब तब आपको नहीं करवाना चाहिए डिलीवरी। अगर नॉर्मल कंडीशन है तब आप PSC पे, सब सेंटर पे यहाँ सब डिलीवरी करवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंतर्गत आती हैं। तो अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी की कंडीशन है तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बेस्ट रहता है, मेडिकल कॉलेज बेस्ट रहता है, क्योंकि यहाँ पे सारे उपकरण मौजूद होते हैं। तो अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे अवेलेबल रहता है, जल्द से जल्द उपलब्ध हो जाता है। लेकिन अगर आप PSC पे या सब सेंटर पे करवाते हैं तो वहाँ पे ये सब चीज़ें जो होती हैं उपलब्ध नहीं रहती हैं, जिसकी वजह से माँ और बच्चे की जान को खतरा भी हो सकता है। तो इसीलिए जब हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो तो अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाना चाहिए, और जो वहाँ पे डॉक्टर, वहाँ के स्पेशलिस्ट हों, उनसे करवानी चाहिए। ठीक है, तो देखिए और क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं? गर्भवती महिला तथा गर्भस्थ शिशु की कुशलता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे को आपने एडमिट, मतलब जो माँ है उसको आपने एडमिट कर दिया लेकिन उसका कोई भी केयर नहीं कर रहे हैं आप, बस एडमिट कर दिए हैं, भगवान भरोसे हैं, जब डिलीवरी उसकी प्रसव पीड़ा स्टार्ट होगी तब हम जाएंगे देखने। ऐसा नहीं करना है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में हमेशा करना चाहिए कि मॉनिटरिंग हमेशा ज़रूरी रहता है कि कोई भी क्रिटिकल कंडीशन तो नहीं आ रही है, क्योंकि हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कब क्रिटिकल कंडीशन आ जाए कोई पता नहीं रहता है। नेक्स्ट बात करें तो गर्भवती महिला को पूर्ण आराम की स्थिति में रखना चाहिए, मतलब उसको कहना चाहिए कि आप अच्छे तरीके से आराम करो। किसी भी प्रकार की भारी भरकम सामान को उठाने के लिए या फिर बहुत ज़्यादा सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए इन सब से बचाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? यदि गर्भावस्था को जारी रखना है तो क्या करना चाहिए? गर्भवती महिला अथवा गर्भस्थ शिशु के लिए जोखिम युक्त हो तो ऐसी स्थिति में डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन द्वारा करवा देनी चाहिए। देखिए, अगर जो गर्भावस्था हो उसमें ऐसा लग रहा हो कि अगर बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी, बच्चा मैच्योर हो चुका है, तो सिजेरियन सेक्शन से करवा देनी चाहिए डिलीवरी। उसके लिए ये नहीं इंतजार करना चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरी करवाएं, जब इसकी लेबर पेन स्टार्ट हो तब हम इसकी डिलीवरी की प्रक्रिया को स्टार्ट करें। तो इसमें ऐसा नहीं देखा जाता है, क्योंकि जब जो रैप्चर हो जाता है मेम्ब्रेन, तो उसमें बच्चा जो रहता है उसी मेम्ब्रेन के अंदर जो रहता है, क्या कहते हैं उसको, जो फ्लूइड रहता है, उसमें बच्चा जब तैरता रहता है तो जब जो रैप्चर हो जाता है मेम्ब्रेन, तो बच्चा तैर नहीं पाता अच्छे तरीके से। ठीक है, तो क्या होता है कि बच्चे का गला सूखने लगता है, उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से बच्चे के डेथ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इस कंडीशन में यही करना चाहिए कि सिजेरियन सेक्शन के थ्रू बच्चे की डिलीवरी करवा देनी चाहिए। तो बस प्री मेच्योर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में बस इतना ही टॉपिक है। आगे हम कल की वीडियो में देखेंगे कि प्रोलॉन्ग लेबर क्या होता है। मैं ये सब ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, बट उसमें क्या है कि मैं बहुत ब्रॉड रूप में, मतलब बहुत ज़्यादा है जिसमें मैं पढ़ाई हूँ। सो मैंने सोचा आपको शॉर्ट वे में नोट्स दूँ, जिससे आप क्या करें कि एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना हो, बस थोड़ा सा अगर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस वजह से मैं शॉर्ट वे में ये बता रही हूँ आप लोगों को। ये सब चीज़ें आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर मैं सारा PDF सेंड कर दूँगी। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।